कॉर्पोरेट टैक्स में हम लोगों ने देखा पिछले दिन कि इनकम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के तहत मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, व्हाट टाइप्स ऑफ इनकम इंक्लूडेड अंडर द हेड फॉर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Now we are going to know how the taxable income from business and profession will be computed. In fact, taxable income under any head means net income of that very head, or net income means gross income minus deductions allowed under that head. तो किसी भी हेड का नेट इनकम का मतलब उस हेड का ग्रॉस इनकम माइनस डिडक्शंस अलाउड अगेंस्ट दैट फॉर एक्सपेंसेज अगेंस्ट दैट इनकम. तो इसके कंप्यूटेशन के दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है. इस मेथड का एप्लीकेशन इस बात पे डिपेंड करता है, ऐसे तो हम किसी को भी कोई भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या होता है, जो सूटेबल कौन सा मेथड होगा, आसान कौन होगा, इजी अप्रोच कौन सा होगा. तो इजी अप्रोच के लिए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड सुझाए गए हैं, इसमें बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो करदाता एसएससी की तरफ से इंफॉर्मेशन सप्लाई किया जाता है अपना रिटर्न ऑफ इनकम में, अपने आय व्यय का ब्यौरा जो आयकर के कार्यालय के में प्रस्तुत किया जाता है, उसमें वह अपना इंफॉर्मेशन किस रूप में प्रेजेंट कर रहा, ये एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है. अगर वो अकाउंटिंग का कोई प्रॉपर तरीका अपनाता होगा तो वो दो में से कोई होगा. एक तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग जो जनरल अकाउंटिंग है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, और दूसरा कैश बेसिस अकाउंटिंग यानी नगदी आधार पर कैश बेसिस पर अपने इनकम एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखता है, अर्थात या तो कैश बुक मेंटेन करता है या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर्म में डेटा रखता है. तो ज़्यादातर जो बिजनेस सेटअप है, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी फॉर्मेट में हो, या सोल प्रोप्राइटरशिप का ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो, किसी में भी बिजनेस इनकम के लिए कोई ना कोई प्रॉपर या सिस्टमेटिक अप्रोच डबल एंट्री सिस्टम का फॉलो किया जाता है. तो नेचुरली वो लोग साल के अंत में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट अपना इनकम स्टेटमेंट बनाए रहते होते हैं. तो वही इनकम स्टेटमेंट फाइलिंग, जब रिटर्न फाइल करना होता है इनकम टैक्स में, तो अपना रिटर्न ऑफ इनकम जो है के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो उन्होंने बनाया वो प्रोड्यूस कर देते हैं. तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन किसी एसएससी का होगा वह पीएल अकाउंट फॉर्म में होगा. तो उस सूचना के आधार पे अगर हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालेंगे तो उसके लिए बेहतर होता है इनडायरेक्ट मेथड, है ना. और प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, म्यूजिशियन, एक्टर, वोकेशनल लोग, उन लोगों के द्वारा नॉर्मली, चूँकि उनका कारोबार बहुत फैला नहीं है, जो डबल एंट्री सिस्टम खर्चीला होता है वो ज़्यादा फॉलो करें, इसीलिए ज़्यादातर प्रोफेशनल्स लोग कैश बेसिस अकाउंटिंग के रूप में कैश बुक या रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं. तो उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन सर्व किया जाएगा वह कैश बुक फॉर्म में होगा या रिसिप्ट पेमेंट बेसिस में. तो ये कैश बेसिस अकाउंटिंग के तहत हमें ध्यान में रख करके टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालना होगा. तो इसके लिए हमको पहले समझना है कि इनडायरेक्ट मेथड जो बिजनेस सेटअप है उसके द्वारा प्रॉफिट लॉस इंफॉर्मेशन के रूप में जो डेटा अवेलेबल कराया जाता है रिजल्ट का, उसके आधार पर टैक्सेबल इनकम कैसे निकालें. ठीक है, तो पहले इनडायरेक्ट मेथड हम लोग देखेंगे. राइट डाउन प्लीज. इस मेथड में जाने से पहले हमें बिजनेस एक्सपेंसेस जो है इन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू दो क्लास में आ जाता है. एक एक्सपेंसेज
allowed to be deducted for the computation of taxable income. ये सेक्शन 30 to 37 में वर्णित है, यानी वो एक्सपेंसेज लॉसेस जिसको धारा 30 से 37 के तहत बिजनेस के लिए आवश्यक एक्सपेंस या लॉस माना जाता है और उसका डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन एक्सपेंसेज या लॉस को हम दो वर्ग में बांट सकते हैं, एक्सपेंसेज फुल्ली अलाउड या फुल्ली अलाउड एक्सपेंसेज, फुल्ली यानी 100% अलाउड फॉर डिडक्शन एंड एक्सपेंसेज allowed with permissible limit, permissible limit यानी रिस्ट्रिक्टेड है, और दूसरा एक्सपेंसेज एंड लॉसेज fully disallowed, या expressly disallowed, not allowed for deduction। तो कुल मिला के एक्चुअली सेक्शन 30 to 37 में वो सारे एक्सपेंसेस जो एक्सप्रेसली अलाउड हैं तथा रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउड हैं उनका विवरण दिया गया है ना। तो जनरली ये देखा जाता है कि एक बिजनेस के नेचर के मुताबिक, व्यापार के स्वभाव प्रकृति के अनुसार जो एक्सपेंस आवश्यक है उसको एकदम से घटाना है। जैसे आप गौर करो, एक व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए आपको मकान चाहिए होगा, तो आप मकान अगर अपने से कंस्ट्रक्ट करके तब बिजनेस चलाते हो तो मकान का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, डिप्रिसिएशन होगा, दैट विल बी 100% अलाउड प्रोवाइडेड दैट द होल पार्ट ऑफ द हाउस इज यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पसेस। अगर आप इंश्योरेंस कराए हो मकान का तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी अलाउड होगा। आपने मकान का रिपेयर कराया वो 100% अलाउड होगा। मकान के लिए लोकल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया 100%, यानी व्हाट एवर बी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मेंटेन द हाउस यूज फॉर बिजनेस विल बी 100% अलाउड, नो डाउट। प्लांट मशीन वगैरह यूज कर रहे हो तो 100% उसका मेंटेनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, है ना। अगर आप एज परमानेंट स्टाफ रखे हो तो उसका सैलरी अलाउड होगा। ये सारा जो बिजनेस के नेचर के मुताबिक जो गुड्स आप परचेज करते हो उसका कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स अलाउड होगा। कहने का मतलब जो नॉर्मल एक्सपेंसेज है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिजनेस को चलाने के लिए वो ज़रूरी रूप से करना होता है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस सेक्शन 30 to 37 में अलाउड है। और कुछ ऐसे एक्सपेंस है जिसमें गुंजाइश फ्रॉड का हो सकता है, फ्लॉस का हो सकता है, उसको रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है। जैसे डिप्रिसिएशन ही है तो मनचाहा रेट से आप डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते। इनकम टैक्स ने अलग अलग एसेट के लिए रेट ऑफ डिप्रिसिएशन तय कर रखा है, अकॉर्डिंग टू दैट रेट डिप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन द बिजनेस एसेट्स। क्लियर। उसी प्रकार से अन्य है बैड डेब्ट्स है,
व्यापार में उधार बेचते हैं और उसमें जो इरिकवरेबल रह जाता है, यानी रिकवर नहीं हो पाता, वसूल नहीं हो पाता कस्टमर से, उसको बैड डेट्स के रूप में मानते हैं। तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है आप किसी अपने रिलेटिव को उधार दे दिया हो और उसने डिमांड ही नहीं किया हो और उसको बैड डेट्स के रूप में अपने को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आप अलाउ करवाना चाहते हो, तो अनरीजनेबल माना जाएगा बैड डेट्स और उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसमें कुछ फ्लॉज का जो संभावना है उसको रोकने के लिए फ्रॉड का और रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो अलाउबल और डिसअलाउबल देखा जाए तो मुख्य रूप से दो ही है। तो अलाउड का सीमा नहीं बहुत ज़्यादा है और डिसअलाउड का सीमा है, वो सेलेक्टेड है, कुछ आइटम्स हैं। तो हम अगर इनको जान लेते हैं तो इनके अलावा जो बचा हुआ है डिसअलाउड के अलावा सब अलाउड है। तो इसीलिए हमने बताया कि बिल्कुल शॉर्टकट अप्रोच आपको मैं बताऊंगा जिससे आराम से आप कंप्यूटेशन टैक्सेबल इनकम का कर सकते हो। तो अब हम लोग मेथड देखें, एक्सपेंस से आप वाकिफ हो गए, एकदम से आसान तरीका इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड इज मोस्टली एप्लीकेबल व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन गिवन एज इंफॉर्मेशन। जब किसी एसएससी का, करदाता का इनकम और एक्सपेंडिचर का रिटर्न यानी ब्यौरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में बना के प्रकट दिया गया होगा, तब आप इनडायरेक्ट मेथड बेहतर होता है। सजेस्ट किया जाता है मोस्टली इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करने के लिए। इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक स्टेटमेंट शोइंग, जिसका हेडिंग सही तरीके से लिखना जरूरी होता है, स्टेटमेंट शोइंग टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम from business and profession of Mr. X for the assessment year 2019-20। ये हेडिंग डालना अति आवश्यक है। मैंने पहले ही बताया, यू विल बी गिवन अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलॉन्ग विथ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन एज एडजस्टमेंट, यानी इस काम के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया होगा, साथ में कुछ अतिरिक्त सूचनाएं एडिशनल इंफॉर्मेशन एज एडजस्टमेंट फॉर्म में होगा। दोनों को ध्यान में रख के टैक्सेबल इनकम निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दो, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट या क्रेडिट में बाय नेट लॉस आता है। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकला? क्रेडिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंस लॉस को डेबिट किया गया है, बिजनेस का जो भी खर्च और हानि था। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, सारे ग्रॉस प्रॉफिट से लेके अदर इनकम्स जितने भी हैं वो सब क्रेडिट किए गए हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल यानी इनकम साइड का टोटल अगर अधिक है डेबिट साइड के टोटल से, इट इम्प्लाइज प्रॉफिट, और उसी को आपने नेट प्रॉफिट के रूप में निकाला हुआ है। तो नेट प्रॉफिट को बेस मान करके हम लोग इसमें इनडायरेक्ट मेथड में कंप्यूटेशन करते हैं टैक्सेबल इनकम का। किसको बेस मान करके? नेट इनकम को। अब इसको आप अच्छा से समझ सकते हो। सपोज करो एक थाल है, उस थाल में चना, गेहूं, चावल सब मिक्स हो गया। आपको चना अलग चाहिए, तो या तो आप डायरेक्ट चना चुन लो, अलग हो जाएगा, या फिर चावल और गेहूं चुन लो, चना उसमें बच जाएगा, फिर भी अलग हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड हुआ कि सीधा जो चाहिए वही आपने सेलेक्ट किया। इनडायरेक्ट हुआ कि जो नहीं चाहिए उसको छांट दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो बाकी जो चाहिए वो बच गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिक्सचर है,
उसमें सारे इनकम्स क्रेडिट किए गए हैं, जबकि आपको पता है कि इनकम 5 हेड में अलग अलग तरह से टैक्सेबल होते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होता है, कैपिटल गेन का इनकम कैपिटल गेन हेड में होता है, अदर सोर्सेज में जाने वाला अदर सोर्सेज नियम से टैक्सेबल होता है। यहाँ हम लोग केवल बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम का इनकम टैक्सेबल निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन सा इनकम होगा, सेक्शन 28 में कल मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, तो वो ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो भी इनकम है वो पीएल अकाउंट को क्रेडिट किया इसलिए कि फर्म का इनकम था, लेकिन हमें टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने के लिए वो सारे इनकम जो बिजनेस हेड के धारा 28 के अनुसार से टैक्सेबल नहीं है फिर भी क्रेडिट किए गए, तो इस इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। और ठीक उलट एक्सपेंसेस जो डेबिट किए हैं उसमें से जो अलाउड नहीं है धारा 30 से 37 के तहत वो सब डिसअलाउड है, तो ऐसे एक्सपेंस के डेबिट हो जाने से नेट प्रॉफिट घट गया होगा, तो वापस उसका एडजस्टमेंट करते हैं। यानी इसमें हम वो आइटम चुनते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं माना गया, एक्सपेंस जो 30 से 37 के तहत अलाउड नहीं माना गया, और इनकम जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के सेक्शन 28 के अंतर्गत इनकम ऑफ बिजनेस नहीं माना गया, अदर हेड का इनकम माना गया। तो इसी दोनों को चुनना है, इनडायरेक्ट मेथड इसीलिए इसका नाम है। तो पिकअप करेंगे हम लोग पहले, सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस भी हो सकता है, तो लॉस को ब्रैकेट में आप शो करोगे, लॉस होने पे नेट लॉस लिख के ब्रैकेट में, चूंकि अकाउंटेंसी में निगेटिव को ब्रैकेट में दिखा जाता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक्सपेंसेज डिसअलाउड। इसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में जाएंगे और एडजस्टमेंट दोनों पे गौर करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेज आर ऑलवेज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। तो जितना भी एक्सपेंस है उसमें ध्यान देना है कि कौन कौन सा एक्सपेंस जो है वो बिजनेस के लिए अलाउबल नहीं है, यानी डिसअलाउड है, उनको पिकअप करके तब ऐड कर देना है। ए बी सी इस तरह से आइटम लिख रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका पर्सनल एक्सपेंसेज है या पर्सनल या हाउस होल्ड एक्सपेंसेज। हाउस होल्ड एक्सपेंसेज आपके यानी करदाता मिस्टर एक्स के घरेलू खर्चे से बिजनेस को कोई मतलब नहीं है, फिर भी उसने डेबिट कर रखा है बिजनेस के प्रॉफिट लॉस में, तो दैट विल बी 100% डिसअलाउड। उसको इनर कॉलम में रुपीज के अंतर्गत लिखेंगे। फिर आप इसी तरह देखो, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल, ये पीएल अकाउंट में डेबिट है, इसको डेबिट कर ऐड कर देना है। चूंकि प्रोप्राइटर ने पूंजी लगाया था बिजनेस का प्रॉफिट माल प्राप्त करने के लिए, तो फिर इंटरेस्ट क्यों, इंटरेस्ट ही लेना था तो बैंक में डिपॉजिट करता, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया। खैर क्यों चार्ज किया गया ये अलग अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल, इनकम टैक्स, इसके ईटीसी मैं लिख रहा हूं। ध्यान रहे कि बहुत सारे जो एक्सपेंस डिसअलाउड होते हैं उनका लिस्ट मैं अलग से बताऊंगा, उस लिस्ट के अनुसार आपको पीएल अकाउंट में से सर्च करना है, और जो जो डिसअलाउबल लिस्ट के अनुसार से डेबिट किया हुआ आइटम है उस सब को पिक करके ऐड कर देना है। तो इन सब को पिक किए और टोटल अमाउंट जो इस तीनों का आया उसको हमने नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया। क्या किया, ऐड कर दिया। अब इसमें से अब हम लोग पीएल अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में जाएंगे, है ना। कहाँ जाएंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में। तो क्रेडिट में आपको ध्यान होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो जो इनकम है ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा वो सब क्रेडिटेड होता है। लेकिन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का टैक्सेबल इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन का तो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट इट these items have been credited to PL account by the Mr. X because these are his income.
but under Income Tax Act, the incomes which are taxable under other heads will never be included in the heads of business and profession. So such type of incomes which have been credited to BL account but they are related to other heads of income under Income Tax Act must be deducted. इसलिए अब हम PL अकाउंट में से वो सारा इनकम जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है उसको लेस करेंगे. लेस इनकम and gains not taxable but charged. Not taxable under this head. इस हेड में वो टैक्सेबल नहीं है. तो ए जैसे रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, डिविडेंड रिसिप्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये सब जो इनकम पीएल अकाउंट में क्रेडिट किए गए हैं, जबकि ये बिजनेस प्रोफेशन के इनकम नहीं माने जाते, है ना. प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होता है. डिविडेंड रिसीव्ड अदर सोर्सेज में होता है. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर सोर्सेज में होता है. हॉर्स रेस का इनकम अदर सोर्सेज में. कैजुअल इनकम कोई है तो अदर सोर्सेज में, जैसे लॉटरी से इनकम हुआ. इसी प्रकार से आप कैपिटल गेन का इनकम है, कोई प्रॉपर्टी आपने बेचा उस पर प्रॉफिट है हुआ, आपने लैंड बेचा प्रॉफिट हुआ, प्लांट बेचा प्रॉफिट हुआ. दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल गेन एंड दीज विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बट हैव बीन क्रेडिटेड बाय मिस्टर एक्स इन हिज पीएल अकाउंट. दैट्स व्हाई दे मस्ट बी डिडक्टेड. तो इस तरह से जो जो इनकम बिजनेस प्रोफेशन के सेक्शन 28 के तहत बिजनेस का इनकम नहीं है फिर भी क्रेडिटेड है तो उनको पिक करके लेस कर देना है, टोटल करके बाहर करना है और ये वाला टोटल से उसको माइनस कर देना. अब जो आएगा इसमें दो और पॉइंट है जो नेक्स्ट पार्ट में हम तो स्टेटमेंट कंटिन्यूड है. अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ऊपर में जो पिछले पेज में आया था उसमें ऐड इनकम्स टैक्सेबल अंडर दिस हेड but not credited to PL अकाउंट. ये आपको एडजस्टमेंट में दिए हुए सूचना से मिलेगा, है ना. एडजस्टमेंट में ऐसा इनकम दिया रहता है कि इस तरह का कोई बिजनेस इनकम है उसको पीएल अकाउंट में क्रेडिट करने से छूट गया है. तो ऐसे इनकम जो बिजनेस हेड में सेक्शन 28 के तहत टैक्सेबल है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिटेड नहीं है तो नेट प्रॉफिट में तो एडेड नहीं है तो उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट बाहर करके. और ठीक इसी प्रकार से एक्सपेंसेस अलाउड, वो खर्च जो डिडक्शन के लिए अलाउबल है बट नॉट चार्ज्ड टू पीएल अकाउंट, लेकिन पीएल अकाउंट में वो डेबिट नहीं किया गया. तो ऐसे एक्सपेंस का जो इंफॉर्मेशन दिया होगा ये भी आपको एडजस्टमेंट में ही दिया गया होगा. तो इस सब को माइनस कर देते हैं, तब जो फाइनल फिगर आता है दिस इज टैक्सेबल बिजनेस इनकम
हमने 4 पार्ट बताया, इसमें 4 स्टेप। पहले नेट प्रॉफिट ले लिए या नेट लॉस, उसमें वह एक्सपेंस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड से उन एक्सपेंस लॉस को चूज किए जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो डेबिट है लेकिन वह बिजनेस के एक्सपेंस के रूप में मान्य अलाउड नहीं है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी डिसअलाउड है, उसको ऐड किए। फिर क्रेडिट साइड आए, ऐसा इनकम जो पीएल अकाउंट में क्रेडिटेड है लेकिन वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं हो करके या तो एग्जम्प्टेड है या अदर हेड में टैक्सेबल है, फिर भी वो क्रेडिट है तो नेट प्रॉफिट उसके कारण बढ़ा हुआ है, उसको लेस किए। अब हम एडजस्टमेंट पे गौर किए, एडजस्टमेंट पे कुछ ऐसे इनकम्स दिए हुए जो बिजनेस के हेड में टैक्सेबल होता है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट होने से छूट चुका है तो उसको इंक्लूड कर लिए, ऐड कर लिए। ऐसा एक्सपेंस जो अलाउड होना चाहिए अलाउड है लेकिन वो पीएल अकाउंट में डेबिटेड नहीं है तो उसको लेस कर दिए। तब जो फाइनल फिगर आया, डिसअलाउड एक्सपेंस ऐड, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड बट क्रेडिटेड लेस, फिर इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड बट नॉट इंक्लूडेड ऐड, एक्सपेंसेज अलाउड बट नॉट डेबिटेड लेस। ये 4 स्टेप है, उसको ध्यान में रखना है और आसानी से आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन निकाल सकते हो। अब इसी चीज़ का हम डायरेक्ट मेथड देखें एक प्रोफेशनल्स का, तो डायरेक्ट मेथड कैसे बनता है वो समझ जाएंगे आप। डायरेक्ट मेथड दूसरा है यानी फॉर प्रोफेशनल्स, है ना। ये अक्सर प्रोफेशनल लोग हु follows cash basis accounting, जैसे कैश बुक, एग्जाम्पल के तौर पर कैश बुक ETC रखते हो तो उसके लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं हेडिंग बिल्कुल उसी तरह से लिखाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, है ना। शीर्षक जो ऊपर में होगा बिल्कुल उसी तरह जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में बताया था उसी तरह लिखना होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं, दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट मेथड का प्रयोग होगा। तो हमने बताया था डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो चाहिए वही चूज करना, पिक करना। तो कैश बुक के डेबिट में जो कैश रिसिप्ट्स है वो सब लिखा हुआ है। तो कैश रिसिप्ट्स में जो आपको एक डॉक्टर को हम मान लेते हैं, एक डॉक्टर ने अपना इंफॉर्मेशन कैश बुक बना करके सर्व किया है और उसका टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम निकालना है। एक डॉक्टर को जो भी फी पाया होगा वो सब रिसीव किया होगा तो कैश बुक के डेबिट में होगा। रिसिप्ट में तो ऑल कैश रिसिप्ट्स रहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जितना भी कैश आया वो सब कैश बुक में डेबिट किया। इवन अगर डॉरी में वो पाया होगा कैश तो वो भी डेबिट किया होगा, लैंड बेचा होगा कैश जो पाया होगा वो भी डेबिट किया होगा, कहीं से लोन लिया होगा कैश आया होगा वो भी डेबिट किया होगा, कोई गिफ्ट किया होगा कैश वो भी डेबिटेड होगा। लेकिन हमें चूज करना है सिर्फ डॉक्टर, बीइंग ए डॉक्टर उसका प्रोफेशनल इनकम जो है सिर्फ सेक्शन 28 के अनुसार सेलेक्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले डेबिट साइड से क्या निकालेंगे, मान लीजिए डॉक्टर का हम निकाल रहे हैं एक्स का, तो कंसल्टेशन फी, क्या कंसल्टेशन फी के रूप में उसका इनकम हो सकता है। विजिटिंग फी अगर वो कहीं जाके देखता है, टेस्ट फी, ऑपरेशन फी, इस तरह से एक डॉक्टर का क्या क्या इनकम हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। प्रोफेशनल गिफ्ट्स,
याद रहे, इसमें प्रोफेशन से प्रभावित होके कोई पेशेंट वो ज़्यादा खुश होके फी के अलावा कुछ गिफ्ट किया, उसकी बात हो रही है, अदर किसी इनकम का नहीं। तो सारे इनकम डॉक्टर साहब की है, ये सारे फीस को हम लोग सम अप कर देंगे। अगर उन्होंने मेडिसिन की दुकान भी रखा है तो सेल ऑफ मेडिसिन्स होगा, वो भी ले लेंगे, ऐड कर दिए। तो ये उनका क्या हुआ, ग्रॉस अर्निंग्स। हमने कौन सा चीज को चुना, जो बिजनेस प्रोफेशन में एज पर सेक्शन, याद रहे एज पर सेक्शन 28 के अनुसार हमने इनकम सबको सम अप कर लिया। तो ग्रॉस अर्निंग हो गया, इसमें अब लेस कर देंगे। एक्सपेंसेज अलाउड अंडर सेक्शन 30 to 37, है ना। अब जैसे स्टाफ सैलरी, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, इलेक्ट्रिक बिल, ईटीसी, जो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड कैश बुक के पेमेंट साइड में दिया होगा, पेमेंट में खर्च में दिखाया गया होगा, आराम से आइडेंटिफाइड हो जाता है कि डॉक्टर से रिलेटेड कौन सा एक्सपेंस है। याद रहे, प्रोफेशनल पर्सनल कोई भी एक्सपेंस शामिल नहीं करेंगे जो डॉक्टर के घरेलू हाउस होल्ड या अपने परिवार के किसी सदस्य के रिलेटेड खर्च होगा। तो खैर डिसअलाउड जो हम बताएंगे, तो वो सारे एक्सपेंस जो उन्होंने खर्च किया है, ईटीसी लिखे हैं, बहुत सारा हो सकता है, प्रोफेशन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक बिल हो सकता है, डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो सकता है ना। वो सब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो बचा नेट इनकम, यही टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, है ना। ये आपका डायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट क्यों कहलाया, क्योंकि डायरेक्ट हमने उसी आइटम्स को लिया जो बिजनेस प्रोफेशन के डेफिनेशन के अंतर्गत आता है, और उसमें हमने इनडायरेक्ट कहा क्योंकि वो जो डिसअलाउड है, इनकम भी डिसअलाउड है और एक्सपेंस भी डिसअलाउड है, उसको चुना। इसमें जो अलाउबल है वो चुना, इसीलिए डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट है। ओके, ध्यान से मैं वो लिस्ट लिखने जा रहा हूँ जो एक्सपेंस डिसअलाउड है। लिस्ट ऑफ disallowed expenses losses। एकदम ध्यान रहे, पहला पर्सनल एक्सपेंसेज, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, expenses incurred for own family member। Second, LIP, life insurance premium। For personal or family member, disallowed।
थर्ड, प्रोप्राइटर्स सैलरी, यानी जिसका बिजनेस है वही सैलरी के नाम पे पेमेंट दिखाता है कि हम सैलरी लेते हैं, कारोबार देखते हैं, इसलिए तो अलाउड नहीं है, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। प्रोप्राइटर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं लोन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कैपिटल जो प्रोप्राइटर ने लगाया उसके बारे में कह रहा हूँ। फिफ्थ, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सिक्स, any type of donation and charity, कोई भी दान बिजनेस का एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउड नहीं होगा। हाँ, अभी आप कोविड-19 में पीएम केयर्स के अंतर्गत आप दे रहे हो, तो वो डोनेशन आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउड नहीं होगा, बल्कि बिजनेस का टैक्सेबल इनकम उसके रूल के अनुसार से ही निकलेगा। आपका जो टोटल इनकम होगा बिजनेस के अलावे और भी 5 हेड में से कोई है तो सब जोड़ के उस टोटल इनकम में डिडक्शन मिलेगा, न कि पर्सनली बिजनेस के इनकम में से मिलेगा। क्योंकि चैरिटेबल डोनेशंस कोई भी 100% एक तो सब अलाउड है नहीं, और जो अलाउड है सेक्शन 80G के तहत उस पर डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम GTI, ग्रॉस टोटल इनकम में से, चूँकि 80C से 80U तक का डिडक्शन GTI से मिलता। सेवेंथ में आप ले सकते हो एनी टाइप ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, आप किसी चीज़ के लिए प्रावधान करते हो, वो आपका खर्च नहीं है, जब वो हो जाएगा तो फिर आप चार्ज करो। और रिजर्व करना तो भविष्य सुरक्षित कर रखना है, तो ऐसे आइटम्स को अगर आपने प्रॉफिट से चार्ज कर रखा है तो यूं ही प्रॉफिट घट गया। रिजर्व करने से कोई आउटफ्लो होता है कैश का? क्या बिजनेस एक्सपेंडिचर थोड़े ना रिजर्व करना, तो इसीलिए वो डिसअलाउड होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी तरह का पूंजीगत व्यय जो होगा, जैसे कॉस्ट ऑफ प्लांट, फर्नीचर, पेटेंट राइट, ETC। स्पेकुलेशन लॉस, आप स्पेकुलेशन वाला बिजनेस करते हो उसमें लॉस होता है, वह प्रॉफिट होने पे, गेन होने पे, गेन फ्रॉम स्पेकुलेशन तो टैक्सेबल होगा बिजनेस इनकम में, लेकिन लॉस उसका अलाउड नहीं होगा क्योंकि वह इलीगल है ना। अनपेड एक्सपेंसेज, इफ कैश बेसिस अकाउंटिंग इज फॉलोड, अगर एसएससी करदाता कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता है तो जितना खर्च पेड करेगा वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, प्रोफेशन से पेड करेगा वही अलाउड होगा। अगर बकाया है तो जिस वर्ष पेड करेगा उस वर्ष अलाउड होगा, सेम ईयर में अलाउड, आउटस्टैंडिंग बेसिस पे नहीं होगा। 12, contribution to unrecognized provident fund of
employees. Interest, salary, fees, etc. paid outside India without making TDS, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर किसी विदेशी से आपने लोन लिया बिजनेस के लिए और लोन पे इंटरेस्ट चुका रहे हो, कोई फॉरेनर आपके यहाँ विदेशी बिजनेस में काम कर रहा है, उसको इंडिया से आप सैलरी दे रहे हो विदेश में, और अगर आपने टेक्निकल नो हाउ वगैरह का कोई सर्विस लिया बदले में उसको फ्री आउटसाइड इंडिया पेड कर रहे हो, तो चूंकि वो सारा का सारा बिजनेस सेटअप आपका भी इंडिया में है, तो वो सर्विस दिया कहाँ? इंडिया में। उसने लोन दिया, उसका यूटिलाइजेशन हुआ कहाँ? इंडिया में। उसने जो टेक्निकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया वो इंडिया में। तो उसको जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका इनकम अर्न इन इंडिया हुआ। तो ये भारत में कमाया गया सारा इनकम टैक्सेबल होता है, सभी दशा में, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। तो आपका काम था कि आउटसाइड इंडिया आप जब पेड कर रहे हो तो इस पर जो टैक्स गवर्नमेंट ने स्लैब बना रखा है, रेट प्रिस्क्राइब कर रखा, उस रेट से आपको टैक्स काट के गवर्नमेंट को देना चाहिए और रेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सैलरी वगैरह आउटसाइड इंडिया भेजना चाहिए। अगर आपने नहीं भेजा तो आपको बिजनेस का ये एक्सपेंडिचर मान्य नहीं होगा। कैश एक्सपेंसेज, कैश एक्सपेंसेज एक्सीड्स over 10,000, अगर 10,000 रुपये से एक्सीड कर रहा है खर्च तो 100% एक्सपेंस अलाउड डिसअलाउड होगा। आप एक्सपेंस कोई भी है, आप अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट करो। कोई भी बिजनेस एक्सपेंडिचर जो 10,000 या उससे वो क्रॉस करता है तो यू मस्ट हैव टू पे इन क्रॉस्ड चेक, अकाउंट पे ही चेक। ये आप कैश में या बेयरर चेक में पेमेंट नहीं कर सकते। अगर करोगे तो वह 100% डिसअलाउड हो जाएगा अगर उसका अमाउंट 10,000 से एक्सीड करता है। ठीक है, फिर राइट डाउन अनपेड सेल्स टैक्स and excise duty etc. ये गवर्नमेंट टैक्स है। सेल्स टैक्स तो बिजनेस से रिलेटेड टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी बिजनेस से रिलेटेड टैक्स है, अलाउबल है, बट आपको उस साल में तभी अलाउड होगा जब सेम ईयर में इसका पेमेंट आपने कर दिया। अगर आपने आउटस्टैंडिंग रखा है तो अगले वर्ष पेड करोगे तो अगले वर्ष के बिजनेस इनकम से अलाउड होगा डिडक्शन के रूप में। आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स 17 अनरीजनेबल सैलरी etc. टू रिलेटिव एम्प्लॉय। अनरीजनेबल बैड डेट्स expenses related to
अदर 4 हेड्स ऑफ इनकम, अन्य किसी भी 4 हेड से रिलेटेड खर्च को पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, डिसअलाउड हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, फोर-फिफ्थ excess provision for depreciation, over allowable limit, अलाउबल लिमिट या रेट से अधिक डिप्रिसिएशन है तो वो डिसअलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन taken for payment of dividend to shareholders, interest on partners capital, excess over (18% of permissible limit, excess remuneration to a partner over permissible limit, dividend paid to shareholders, दैट्स ऑल। ये 25 आइटम्स है, इसको दिमाग में रख लीजिए। इनमें से कोई भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया गया होगा वो सब डिसअलाउड होगा और वही सब ऐड करना है। और पीएल अकाउंट में जो क्रेडिट किया गया इनकम है उसमें से जो सेक्शन 28 के अनुसार बिजनेस का इनकम नहीं है फिर भी क्रेडिटेड है उसको माइनस करना है। बस इतने बात सीखना है। ओके, थैंक यू।